संपूर्ण हिंदी साहित्य घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां। ठीक है, प्रश्न है हमारा, आज हम करेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा। प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो देखते हैं कौन सा युग्म जो है वो अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए बीज वपन काल। बीज वपन काल जो है मिश्र बंधुओं ने नाम नहीं दिया है। दोस्तों ये किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। ठीक है, जबकि यहाँ पर मिश्र बंधु है जो कि गलत है। ठीक, बाकी सिद्ध सामंत युग किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने। संधि काल एवं चारण काल किसने नाम दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और वीर गाथा काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो दोस्तों ये अभी हमने पढ़ा था, किसने कहा है? नहीं, वो वीर गाथा काल था। ठीक है, ध्यान रखना, वो वीर गाथा काल था। किसने दिया था वो नाम? वो नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है वीर काल। वीर काल दोस्तों, ठीक है, जो अभी मुझसे गलती हुई है यही गलती आपसे नहीं होनी चाहिए एग्जाम्स में। ठीक, तो वीर काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेम वही, प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो दोस्तों प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकालीन साहित्य को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो वही सेम क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका है ये। ठीक है, स्किप कर दिया था फिर भी आ गया, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो इसको तो आप अच्छे से याद कर ही लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो दोस्तों आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, वही सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो दोस्तों आदिकाल जिस नाम से हम बुलाते हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, तो ये नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? कितना प्यारा क्वेश्चन है, आदिकाल का नाम नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन बी गद्य काल। गद्य काल आदिकाल का नाम नहीं है। गद्य काल किसका नाम है? आधुनिक काल का नाम है गद्य काल। और किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। ठीक है, बाकी गद्य काल के अलावा वीर गाथा काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल, ये तीनों नाम जो हैं आदिकाल के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल को प्रारंभिक काल, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन बी मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं, सूची 1 में इतिहासकार हैं, ठीक है, और दूसरी सूची में कौन है? नामकरण। तो देखते हैं, सबसे पहले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या नाम दिया है आदिकाल को? तो इन्होंने नाम दिया है वीर गाथा काल। ठीक है, ध्यान रखना।
फिर है बी ऑप्शन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने आदिकाल नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने क्या नाम दिया था, सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था, प्रारंभिक काल नाम दिया था। ठीक है, तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ठीक है, प्रश्न जरा बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान से फिर से सुनिए। इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिए दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़े कुछ तथ्य हैं। शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार से विभक्त किया है। पहला, गद्य का आविर्भाव, जो कि संवत 1900 से 1925, ठीक है, 1900 से 1925 तक, ठीक है, गद्य का आविर्भाव काल। फिर है आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, जिसे प्रथम उत्थान माना गया। ये कब से कब तक? 1925 से लेके 1950। फिर है गद्य साहित्य का प्रसार, ठीक है, जिसे द्वितीय उत्थान माना, ठीक है, और ये कब से कब तक? 1950 से 1975 तक गद्य साहित्य का प्रसार, जिसे द्वितीय उत्थान कहा गया। फिर है चौथा क्या? गद्य साहित्य की वर्तमान गति, गद्य साहित्य की वर्तमान गति यानी तृतीय उत्थान। इसका क्या समय है? संवत 1975 से, ठीक है, संवत 1975 से तृतीय उत्थान यानी कि गद्य साहित्य की वर्तमान गति मानी है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें जरा, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा थी पाली। ठीक है, ध्यान रखना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है, तो जो पाली थी वो किसकी थी? बौद्धों की थी, और जो प्राकृत थी वो किसकी थी? जैनों की थी। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी। देखें अगला प्रश्न, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो दोस्तों निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है ऑप्शन सी, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास क्या है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अपभ्रंश में रास नाम की, और रास नाम की अपभ्रंश में पहली सरस कृति जो है वो कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास है, और इसका समय क्या है? 1184 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखिए, और विद्वानों ने इसे रास परंपरा का पहला ग्रंथ घोषित किया है। किसे? भरतेश्वर बाहुबली रास को। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। ध्यान से देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है ये, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो दोस्तों 11वीं शताब्दी, ध्यान रखिए, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है डोला मारूरा दोहा। डोला मारूरा दोहा, ठीक है, और ये कैसा काव्य है? लोक भाषा काव्य है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? कल्लोल। ठीक है, ध्यान रखिए, कल्लोल की रचना है डोला मारूरा दोहा। ठीक है, कुशल लाभ भी कभी कभी बता दिया जाता है रचनाकार, तो दोनों ही नाम होंगे तो कंफ्यूज मत रखना, कल्लोल या कुशल लाभ। ठीक है, डोला मारूरा दोहा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालीभद्र सूरी की, और रास परंपरा की भी पहली रचना है। कौन सी? भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके रचनाकार शालीभद्र सूरी, याद रखिए, और रचना काल है 1184 ईस्वी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखें। ठीक है, और ये कौन थे? एक जैन आचार्य थे। कौन? शालीभद्र सूरी, जैन आचार्य थे और अच्छे कवि भी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पंच पांडव चरित रास, ये है अच्छा क्वेश्चन, तो कुछ हटके देखने को मिला है। पंच पांडव चरितरास, पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की रचना है पंच पांडव चरितरास। ठीक है, ध्यान रखिए, शालिभद्र सूरी की रचना है। ठीक है, और भरतेश्वर बाहुबली रास भी इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है। तो दो रचनाएं हो गई। देखो, ये रचना तो मैंने भी बहुत सुनी थी, ये रचना मैं पहली बार सुन रही हूँ। कौन सी? पंच पांडव चरित रास और भरतेश्वर बाहुबली रास, याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, पतंजलि। पतंजलि ने अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किया है। किसने किया है? पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये कौन थे? महाभाष्यकार पतंजलि। इनको महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विभिन्न रूप अपभ्रंश कहलाते थे। ठीक है, कौन? इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के जो लोक प्रचलित विविध रूप क्या कहलाते थे? अपभ्रंश कहलाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 26, ध्यान से देखें। अवहट्ट, अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, ग्रामीण अपभ्रंश। ग्रामीण अपभ्रंश भाषा है कौन सी? अवहट्ट भाषा। ठीक है, तो अवहट्ट क्या है? अपभ्रष्ट शब्द का ही विकृत रूप है, और अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, अवहट्ट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रांतिकालीन भाषा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अवहट्ट क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड क्या है? 1900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक। ठीक है, सॉरी 1900 नहीं है, 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक इसका कालखंड जो है निर्धारित किया है। यानी कि कितने हो गए ये? 200 साल का फर्क है। ठीक है, 200 साल का जो वो समय है उसको संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा का दौर कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो दोस्तों अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए जो मिलता है, शब्द के लिए जो रूप मिलता है, शिक्षा। ठीक है, ध्यान से देखें, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। ठीक है, जो ये है ना श के एस एच ए उसमें आता है लिटरेशन में। ठीक है, तो इसको शिक्षा पढ़ेंगे आप। ठीक, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया, और अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। प्रश्न है दोस्तों, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो दोस्तों हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। ठीक है, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? हिंदी के पहले कवि माना है। अधिकांश, और केवल राहुल सांकृत्यायन ने ही नहीं, बाकी अधिकांश साहित्यकारों ने भी सरहपाओं को क्या माना है? हिंदी के प्रथम कवि माना है। ठीक है, ध्यान से देखें, राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के, ठीक है, इनका समय क्या है? सरहपा का 7वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है, इन्हें क्या है? हिंदी का प्रथम कवि माना है, और इनका मूल नाम राहुल भद्र था, और उनके सरहपा कौन थे? सरोज वज्र, पद्म तथा पद्म वज्र नाम भी मिलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से व्याख्या है। तो सरहपा को पहला हिंदी के पहले कवि सरहपा माने गए हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ तथ्य हैं, ध्यान दीजिए। अगर सरहपा की बात आएगी, पूछा जाएगा किसने माना है हिंदी के पहले कवि, तो आप बताएंगे राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो बताएंगे शालिभद्र सूरी को। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना है हिंदी का पहला कवि? स्वयंभू को। ठीक है, बस इतनी सी बातें कुछ हैं, तो आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं?
ठीक है, देख लीजिए, पूछ लिया गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार क्या है कि शालिभद्र सूरी जो हैं हिंदी के पहले कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सिद्धों के प्रथम कवि कौन है। तो दोस्तों सिद्धों के प्रथम कवि कौन है, सरहपा। ठीक है, और पा जो ये अंत में शब्द के जुड़ा हुआ है इसका मीन्स होता है आचार्य, याद रखिए। प्रश्न है दोस्तों सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। प्रश्न है दोस्तों राहुल जी कौन, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। जस्ट अभी हमने पढ़ा सरहपा को। ठीक है, लेकिन यह प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पढ़ा। हिंदी भाषा का प्रथम कवि, यहाँ भाषा के उससे पूछ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ हिंदी के प्रथम कवि पूछे जा रहे थे। तो हिंदी भाषा के भी पहले कवि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है। तो दोस्तों स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, याद रखिए। तो दोस्तों हमारे ये प्रश्न भी यहीं समाप्त होते हैं और ये पार्ट भी हमारा यहीं समाप्त होता है। बाकी इसके आगे के प्रश्न अगले पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।